डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से है। फ्रांस दंगों के बीच ही इमाम तौहीदी भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। इमाम तौहीद ने अब दंगों से जुड़ा एक पोस्ट लिखा है। ट्विटर पर लिखी इस पोस्ट में उन्होंने साफ साफ इस पूरी स्थिति के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि मैक्रो ने खुद समस्याओं को आमंत्रित किया है, साथ ही इस स्थिति के लिए मुसलमान देशों को जिम्मेदार नहीं माना है। 27 जून को फ्रांस में 17 साल के अफ्रीकी मूल के लड़के नाहिल की हत्या के बाद से ही देश में हालात तनावपूर्ण हैं। फ्रांस में दंगों को भड़के हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं और इसके बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो रही है। अल्जीरियाई मूल के नाहिल की दादी और बाकी परिवार वालों ने शांति की अपील की है। इमाम तौहीदी ने ट्विटर पर लिखा है, फ्रांस के लिए इस समय शांति का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है सच को स्वीकारना। उन तथ्य को समझा जाए जिसकी वजह से समस्या खड़ी हुई है। झूठ और असत्य कभी भी शांति का आधार नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा है कि फ्रांस ने अपनी समस्याओं को आयातित किया है। उन्होंने लिखा, फ्रांस ने इन कट्टरपंथियों और उनके व्यवहार के लिए वास्तविक नीतियाँ बनाई जिनसे इनके देश में आने का रास्ता खुला। सस्ते श्रम और वोटों के लालच से यह सब किया गया और कुछ हासिल नहीं हुआ। इमाम तौहीदी ने आगे लिखा है, जो भी कट्टरपंथी फ्रांस आया है उनमें से कोई भी काम नहीं करना चाहता। वो धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के विरोधी हैं, इसलिए उन्हें मतदान करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। यह तभी होगा जो वो वास्तव में नागरिक बनेंगे। पुलिस की बर्बरता की हमेशा निंदा की जानी चाहिए और उसे रोका जाना चाहिए। आप दंगों और देश को जलाने से कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसके बाद इमाम ने मैक्रो को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा, मैक्रो ने इस्लाम में सुधार की अपील की थी, साथ ही उन्होंने फ्रांस की समस्याओं के लिए मुस्लिम देशों को जिम्मेदार ठहराया था। वो भ्रम में है क्योंकि दुबई, यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन जैसे देशों के मुसलमानों का फ्रांस के संकट से कोई लेना देना नहीं है। इमाम तौहीदी के मुताबिक मैक्रो ने अपने लिए परेशानी खुद चुनी और वो सोते रहे। उन्होंने कहा कि अभी भी उनके पास समय है, अगर वो अब भी जाग जाएंगे तो अपनी समस्याओं को सच्चाई और तथ्यों के साथ हल करना शुरू कर देंगे। उन्होंने अंत में लिखा है कि सच तो यह है कि जो भी दंगों में शामिल है वो चरमपंथी फ्रांस के है ही नहीं। आइए हम खालिस्तानियों के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। कनाडा ने सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे पोस्टों में भारतीय अधिकारियों का नाम होने पर भारत को उसके राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया है और खालिस्तान की एक रैली से पहले प्रसारित हो रही प्रचारात्मक सामग्री को अस्वीकार बताया है। कनाडा के विदेश मंत्री मिलानी जाली का यह बयान तब आया जब एक दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने कनाडा, ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे अपने साझेदार देशों को चरमपंथी खालिस्तानी विचारधारा को तवज्जो न देने के लिए कहा है क्योंकि यह उनके रिश्तों के लिए सही नहीं है। राजनयिकों की सुरक्षा के लिए कनाडा की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए जॉली ने वियना संधि के प्रति देश के अनुपालन का उल्लेख किया। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया, कनाडा राजनयिकों की सुरक्षा के संबंध में वियना संधियों के तहत अपने दायित्वों को बहुत गंभीरता से लेता है। उन्होंने कहा, कनाडा 8 जुलाई को नियोजित एक प्रदर्शन के संबंध में ऑनलाइन शेयर हो रही कुछ प्रचारात्मक सामग्री को लेकर भारतीय अधिकारियों के करीबी संपर्क में है। यह प्रचारात्मक सामग्री अस्वीकार्य है। जॉली ने इस बात पर भी जोर दिया कि कुछ लोगों के कृत्यों को पूरे समुदाय या कनाडा की सहमति नहीं है। जयशंकर ने कनाडा में खालिस्तानी पोस्टों में भारतीय राजनयिकों का नाम होने की खबरों के बारे में कहा है कि इस मुद्दे को कनाडा सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। नई दिल्ली में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में से इतर जयशंकर ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि चरमपंथी अतिवादी खालिस्तानी सोच भारत या अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे संयुक्त देशों के लिए ठीक नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से हमारे सहयोगी देशों जहाँ खालिस्तानी गतिविधियाँ हुई हैं उन्हें आग्रह किया कि वे खालिस्तानियों को तवज्जो नहीं दें क्योंकि उनकी चरमपंथी अतिवादी सोच न तो हमारे लिए है, न ही उनके लिए और न ही उनसे हमारे संबंधों के लिए ठीक है। उन्होंने कहा, हम पोस्टर के मुद्दे को वहाँ की कनाडा सरकार के साथ उठाएंगे। मेरा मानना है कि अब तक ऐसा कनाडा की सरकार के समक्ष मुद्दों को उठाने का काम पहले ही किया जा चुका होगा। आइए अब हम पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। पाकिस्तान में तेज़ी से बंद हो रहे उद्योग धंधों के बीच सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई सुधारने के उपायों की घोषणा की है। इसके तहत इन पदार्थों की जमाखोरी रोकने का इरादा जताया गया है। इससे पहले तेल कंपनियों की संस्था ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने सरकार को चेतावनी पत्र भेजा था। इसमें कहा गया था कि कस्टम बॉन्डेड स्टोरेज सिस्टम के जरिए विदेशी कंपनियों से हो रहा आयात देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। इससे घरेलू तेल कंपनियों को भी भारी नुकसान हो रहा है। कुल नतीजा यह हो रहा है कि उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। OCAC के अध्यक्ष वकार सिद्दीकी ने पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक को यह पत्र भेजा था। इसके बाद ही मलिक ने नए कदम उठाने की घोषणा की। पत्र में कहा गया कि हमारी यह ठोस राय बनी है कि मौजूदा सिस्टम से देश में तेल की मुक्त आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित होगी, जिससे उद्योग क्षेत्र तबाह हो जाएंगे।
तेल कंपनियों के अधिकारियों ने मीडिया से कहा कि सरकार ने यह सिस्टम विदेशी मुद्रा बचाने के मकसद से लागू किया है, लेकिन यह योजना सही समझ पर आधारित नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान की असल समस्या विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से आ रही गिरावट है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार बिना सबकी राय लिए कदम उठा रही है, जबकि इसका कारण अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को भारी नुकसान हुआ है। देश में बढ़ रही बेचैनी के बीच एक बार फिर से शहबाज शरीफ सरकार ने उम्मीद जताई है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को ऋण देने के लिए एक अस्थायी समझौते पर राजी हो जाएगा। IMF को उनकी मंशा के मुताबिक संकेत देने की कोशिश में सरकारी सूत्रों ने बुधवार को कहा कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों पर अतिरिक्त कर लगाया जा सकता है। फिलहाल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी प्रति लीटर 50 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 55 रुपये किया जा सकता है। संभव है कि बड़ा शुल्क 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी अखबारों में छपी रिपोर्टों में इस बात पर संदेह जताया गया कि ऐसे कदमों के बावजूद IMF से पाकिस्तान को तुरंत ऋण मिल जाएगा। अखबार द न्यूज़ में विशेषज्ञों के हवाले से यह सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान सरकार को आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों के बारे में IMF से कोई सहमति पत्र मिला है। इसमें ध्यान दिलाया गया है कि बिना ऐसा सहमति पत्र मिले नए ऋण को उम्मीद रखना बेबुनियाद है। पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों ने द न्यूज़ को बताया कि सरकार और IMF के बीच सहमति पत्र के दस्तावेजों को कई बार आदान प्रदान हुआ है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान को ऋण देने के लिए जो पिछला समझौता हुआ था उससे संबंधित 9वीं समीक्षा से IMF संतुष्ट हो गया है। IMF और पाकिस्तान के बीच मंगलवार को दोबारा बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन उसमें बात कितनी आगे बढ़ी है इस बारे में अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। आइए अब हम जर्मनी के बारे में बात कर लें। स्वीडन में कुरान जलाने के मामले की आंच अब जर्मन तक पहुंच गई है। जर्मन में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। इस रोष रैली में लोग तुर्की का झंडा और उसके राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन की तस्वीर वाला बैनर लिए अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं। रोष रैली का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है, जिसकी कैप्शन में लिखा गया है कि यूरोप बहुत बड़े संकट में है, ये तुर्की नहीं जर्मनी है। दरअसल स्वीडन में कुरान को जलाने के विरोध में जर्मन में बसे तुर्की के लोग रोष जाहिर कर रहे हैं। इस वीडियो पर यूजर्स द्वारा टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है। यूज़र ने लिखा है, मैंने एक बार इन लोगों को समझने की कोशिश की। एक जर्मन शहर में तुर्की का झंडा लहराते हुए अल्लाह अकबर चलाते हुए ये कौन लोग हैं? यदि तुर्की इतना महान देश है तो ये लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप शायद मुफ्त घर चाहेंगे? शायद कुछ लाभ, शायद एक नई कार। एक अन्य यूज़र ने लिखा, तुर्की के आधे मतदाता उनसे नफरत करते हैं। वे जर्मन चुनावों में बाईं ओर मतदान करते हैं और वे तुर्की चुनावों में दाईं ओर मतदान करते हैं। मैं तुर्की में रहता था। मैंने देखा कि कई बार लोगों को यह स्वीकार करने में शर्म आती है कि उनके वहाँ रिश्तेदार हैं। हर कोई नहीं। जर्मनी में तुर्कों के बीच महान लोग भी हैं। बता दें कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बकरी ईद की छुट्टी के मौके पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान का फिर से अपमान किया है। एक व्यक्ति ने सेंट्रल मस्जिद के अंदर पहले कुरान को फाड़ा और फिर जला दिया। बुधवार को हुई इस घटना के बाद उसका तुर्की के साथ विवाद बढ़ता दिख रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने एक ट्वीट में स्वीडन में घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम विरोधी प्रदर्शन की अनुमति देना हरगिज बर्दाश्त नहीं है। स्वीडन की पुलिस की तरफ से इस प्रदर्शन को मिली मंजूरी के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने इस व्यक्ति पर जातीय या राष्ट्रीय समूह के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। गौरतलब कि इन दिनों यूरोपीय देश फ्रांस भी एक युवक की हत्या के बाद हिंसक प्रदर्शनों की आग में झुलस रहा है। आइए अब हम इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बारे में बात कर लें। इज़राइल की सेना ने पिछले 20 साल में फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके के जेनिन शहर में अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। इज़राइल की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान करार दिया है। इस हमले में अब तक 10 फ़िलिस्तीनी लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। वहीं 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह हमला सोमवार की सुबह 1 बजे शुरू हुआ। मरने वालों की तादाद अभी बढ़ने की आशंका जताई गई है। इजरायली सूत्रों ने ब्रिटिश मीडिया को बताया कि यह सैन्य अभियान 24 घंटे तक जारी रह सकता है। बताया जा रहा है कि इजराइल की सेना ने 10 ड्रोन हमलों से इसकी शुरुआत की। इसके जरिए कई इमारतों को निशाना बनाया गया। इसके बाद 1 से 2 हज़ार इजरायली सैनिक हथियारबंद बुलडोजर और शहर की इमारतों पर स्नाइपर की तैनाती करके जेनिन शहर में दाखिल हुई। इस दौरान फ़िलिस्तीनी लोगों ने आग जलाकर इजरायली सैनिकों को रोकने की कोशिश की। इजरायली सेना के अभियान के दौरान पूरा शहर सुनसान हो गया और शरणार्थी शिविर के पास लड़ाई देखी गई। शहर के कई इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए हैं। फ़िलिस्तीनी मस्जिदों से लड़ाकों की मदद के लिए आह्वान किया जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वह इजरायली कार्रवाई का समर्थन करता है। उधर इसराइल ने कहा है कि उसे बड़ी संख्या में हथियार जेनिन शहर से मिले हैं। इस बीच मीडिया ने मंगलवार को बताया कि वेस्ट बैंक शहर में चल रहे इजरायली सैन्य अभियान के बीच लगभग 500 फ़िलिस्तीनी परिवार को जेनिन में शरणार्थी शिविर छोड़ दिया गया था। BBC रिपोर्ट के अनुसार यहूदी राज्य की सेना द्वारा हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में
सबसे व्यापक ऑपरेशन में से एक माने जाने वाले ऑपरेशन के 20 घंटे से अधिक समय बाद सैकड़ों इजरायली सैनिक अभी भी जेनिन के अंदर काम कर रहे हैं। इजरायली सेना के अनुसार ऑपरेशन खत्म करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन यह कुछ घंटों या कुछ दिनों का मामला हो सकता है। सोमवार को घनी आबादी वाले शरणार्थी शिविर से पूरे दिन ड्रोन की आवाज़ें, नियमित गोलाबारी और विस्फोटों की तेज आवाज़ें सुनी गई, जो लगभग 18,000 लोगों का घर है। अब इसे एक बंद इजरायली सैन्य क्षेत्र घोषित किया गया है। इजरायली सेना ने शिविर में टेलीफोन, संचार और बिजली की आपूर्ति काट दी है। फिलिस्तीनी चिकित्सकों ने कहा कि अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक अन्य घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने एक संयुक्त अभियान केंद्र पर हमला किया, जो जेनिन ब्रिगेड के लड़ाकों के लिए कमांड सेंटर के रूप में काम करता था। इसके पहले सन 2002 में इजरायली बलों ने जेनिन में कार्रवाई की थी। हालांकि उसने ये बताने से इनकार कर दिया था कि यह सोमवार के हमले में ड्रोन भी शामिल था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार शाम को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवादियों के गढ़ में प्रवेश करने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा की और कहा कि वे नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखें। उन्होंने कहा, शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए जब तक आवश्यक होगा हम यह कार्रवाई जारी रखेंगे। इस वर्ष की शुरुआत से 140 से अधिक फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायली बलों द्वारा मारे गए हैं, जबकि अन्य 36 गाजा पट्टी में मारे गए हैं। इसराइल और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के हमले 24 इजरायली, 2 विदेशी और 1 फिलिस्तीनी कार्यकर्ता भी मारा गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।